नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिजाबेथन पोएट्री को। हम लोग ना ही सिर्फ इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, बल्कि मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करूंगी हर एक टॉपिक के ऊपर, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कि अभी बीए सेमेस्टर 1 में है। एंड ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही बच्चे देखें। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, और अगर आपके सिलेबस में एलिजाबेथन पोएट्री है, तो आप इस वीडियो को देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें आप लोगों को मिलेगा नोट्स बिल्कुल फ्री। एंड ये वीडियो मैंने खासकर एसकेएमयू के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी बीए इंग्लिश परस्यू कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर में, और जो जो कॉलेज आते हैं वहाँ पे। एंड उन लोगों का सिलेबस हुआ नहीं है या फिर हो चुका है, फिर भी अगर वो लोग को नोट्स और हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए खास कर है। तो आप लोग भी देख सकते हैं, और अगर आप कोई अदर कॉलेज से हो तो भी आप देख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल ये वीडियो फ्री है, बस आप लोगों के लिए है। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि हम लोग आज इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलिजाबेथन पोएट्री के बारे में जानेंगे। हम लोग उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइटर्स के बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे कि उस टाइम पे किस तरह का वर्क जो है वो फ्लरिश कर रहा था। आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑल इन वन वीडियो है। ठीक है, इसमें आप लोगों को हर तरह का नोट्स मिल जाएगा, इजी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, और इंग्लिश में सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजाबेथन पोएट्री क्या होती है, इंट्रोडक्शन। गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब पहले से कर चुके हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि आपके और भी दोस्त एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो पाए। तो हम लोग किसी भी प्रकार का नोट्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं अपने कॉपी में। मैं आप लोग को एक सलाह और दूंगी कि अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, जो जो चीज मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन करो, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। एलिजाबेथन पोएट्री 1558 टू 1603, ये जो टाइम पीरियड मैंने यहाँ लिखा है, ये क्वीन एलिजाबेथ का टाइम पीरियड है। ठीक है, एलिजाबेथन पोएट्री या एलिजाबेथन एज कब स्टार्ट हुआ था, 1558 टू 1603। ठीक है, और इस पोएट्री में क्या फ्लरिश हुआ था, सोनेट्स। ठीक है, ये 14 लाइन पोएम होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, सोनेट्स आर 14 लाइन पोएम्स विद राइमिंग स्कीम। ठीक है, इसमें राइमिंग स्कीम होती है। राइमिंग स्कीम आप लोग को पता है क्या होती है, राइमिंग यानी कि हम लोग अपने बचपन में जो राइम्स पढ़ते थे नर्सरी एलकेजी क्लास में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो दो साउंड हम लोग को मिल रहा है, स्टार आर, द रिपीटेशन ऑफ आर साउंड, दिस इज कॉल्ड राइमिंग। ठीक है, तो सोनेट्स में क्या होता है, ये एक 14 लाइन की पोएम होती है जिसमें कि राइम स्कीम चलता है। ठीक है, और यहाँ पे तीन मेन टाइप के सोनेट्स थे उस टाइम पे। ठीक है, कौन कौन से थे, एक इंग्लिश सोनेट, एक स्पेंसिरियन सोनेट, एक पेट्रार्कन सोनेट। ओके, यहाँ पे जो प्री डोमिनेंट फॉर्म ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा वाज सोनेट्स, और यहाँ पे जो प्री डोमिनेंट पोएट्री था, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला लोगों के प्रति जो प्रचलित पोएट्री था, वो कौन सा था, वो सोनेट्स ही था। पोएट्री कई फॉर्म के होते हैं। ठीक है, एक लिरिक होता है, एक ओड होता है, एक एलिजी होता है। तो अभी हम लोग सोनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो sonnets are basically 14 lines a long poem and usually contains a rhyming scheme। जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया कि sonnet एक लंबी पोयम होती है 14 लाइन्स की, और उसमें राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो गाइज, अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोनेट्स। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों को बताया, तीन तरह के सोनेट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला क्या था, इंग्लिश सोनेट। इसके इन्वेंटर कौन थे, द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। याद रखना है, इंग्लिश को हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके आविष्कारक
अभी तक कोई पार्टिकुलर एट्रीब्यूटेड नहीं है, पर इसको हम लोग विलियम शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सोनेट्स लिखी है, जिसमें से उनकी जो राइमिंग स्कीम रही है वो थी ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ऐसा एमसीक्यूज पूछा जा सकता है या फिर वन वर्ड वाला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट वाज द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियर। तो आप लोग को यहाँ पे आंसर क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेक्सपियर थे वो इस पैटर्न को फॉलो करते थे। ठीक है, द इंग्लिश सोनेट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्टर्स 4 लाइन स्टैंजा। इसमें 4 लाइन स्टैंजा होता है। जो फाइनल कपलेट होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 है। ठीक है, तो ये जो फाइनल कपलेट रहेगा ना, ये दोनों राइमिंग करेगा, ये दोनों लाइन आपस में राइम करेगी। ठीक है, और इसकी राइम स्कीम क्या रहेगी, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, एग्जाम्पल, शेक्सपियर सोनेट का क्या एग्जाम्पल है, तो शेक्सपियर ने बहुत सारी सोनेट लिखी थी, जिसमें से उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये सोनेट नंबर 18। इस सोनेट का नाम क्या है, शैल आई कंपेयर दी टू समर डेज। ये उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, मोस्ट फेमस इंग्लिश सोनेट। In it, Shakespeare praises the beauty of his beloved using vivid imagery and metaphors. Imagery and metaphors, ये दोनों क्या, ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच है जो कि हम लोग पोएम में यूज करते हैं उसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो इसमें शेक्सपियर ने क्या किया है, अपनी बिलवेड, अपनी प्रेमिका को प्रेज किया है, उनकी खूबसूरती को प्रेज किया है। ठीक है, तो ये हम लोग का था इंग्लिश सोनेट। अब नेक्स्ट, स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट के आविष्कारक कौन थे, इसको हम लोग एडमंड स्पेंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि इसमें उनका महारत हासिल था, उन्होंने इसमें बहुत काम करा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, द स्पेंसरियन सोनेट इज सिमिलर टू द इंग्लिश सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट जो था वो काफी हद तक सिमिलर है इंग्लिश सोनेट के, जो कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा, बट हैज मोर इंट्रिकेट राइम स्कीम। पर इसमें थोड़ी सी और इंट्रिकेट राइम स्कीम है, जिसमें कि 3 क्वार्टर्स रहते हैं और फाइनल एक कपलेट रहता है, जिसका राइम स्कीम रहता है ए बी सी डी ई। ठीक है, ये आप लोग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया कि स्पेंसरियन सोनेट के आविष्कारक कौन थे, ये एडमंड स्पेंसर। राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी डी ई। और इनका सबसे फेमस वर्क क्या है, तो सोनेट नंबर 75। ठीक है, फ्रॉम हिज वर्क अमोरिटी। इनका एक अमोरिटी एक वर्क है जिसमें से ये सोनेट 75 जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, is a famous example of Spenserian sonnet. ये एक famous example है Spenserian sonnet का। It explores themes of love and mortality with each quatrain building upon the central idea before concluding with a couplet. Okay, next. पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट को हम लोग इटालियन सोनेट भी कहते हैं क्योंकि इसके जो आविष्कारक है वो एक इटालियन थे जिनका नाम था पेट्रार्क। Who popularized this form in 14th century? जिन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया कब, 14th सेंचुरी में। गाइस जल्दी से कमेंट करके बताना 14th सेंचुरी किसकी सेंचुरी थी, उसमें सबसे ज्यादा फेमस ऑथर कौन थे। ठीक है, जो भी बच्चा कमेंट में सबसे पहले जवाब देगा मैं उसका नाम अपने अगले वीडियो में जरूर लूंगी। डिस्क्रिप्शन, द पेट्रार्कन सोनेट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टेव। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है, ऑक्टेव। अब ऑक्टेव पूछो क्या होता है, ऑक्टेव मतलब कि 8 लाइन स्टैंजा। एक स्टैंजा में 8 लाइन हो तब उसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है, followed by a sestet 6 line stanza. The rhyming scheme of the octave is A B B A A B B A A B B A। ठीक है, ऑक्टेव का राइमिंग स्कीम क्या हुआ, A B B A है ना। और sestet can have various rhyme schemes such as C D E C D C and C D C। ये ऑक्टेव का राइम स्कीम हो गया, ये सेस्टेट का राइम स्कीम हो गया, सेस्टेट एंड ऑक्टेव। ठीक है,
एग्जाम्पल सोनेट 18 फ्रॉम पेट्रार्स कैंजोनायर, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ हो तो, इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। तो ये पेट्रार्कन सोनेट का ये फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री के ऊपर। तो एलिजाबेथन पोएट्री की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग बीए में हो और अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको आपने इंट्रोडक्शन दे देना है, फिर आपने क्या करना है एलिजाबेथन पोएट्री के बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा करनी है, फिर आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख देना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को 4 पेजेस को अच्छे से लिखना होता है, तो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ हम लोग उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डालें। तो जरूरी है आप लोग को लिखने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि एक बीए की आंसर कॉपी को कैसे लिखना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे 100 टाइम हैप्पीनेस देता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री, लव एंड रोमांस। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, लव एंड रोमांस। एलिजाबेथन पोएट्स ऑफन रोट अबाउट लव एंड रोमांस यूजिंग ब्यूटीफुल वर्ड्स टू एक्सप्रेस ऑफ अफेक्शंस एंड लॉन्गिंग। ठीक है, तो एलिजाबेथन पोएट्स क्या करते थे, लव और रोमांस के बारे में वो लोग बहुत ज्यादा लिखते थे। अब रोमांस के बारे, रोमांस मतलब कि रोमांस टुवर्ड्स नेचर एंड देयर नेशन। ठीक है, और लव टुवर्ड्स देयर बिलवेड, देयर वाइफ, देयर लवर। ओके, नेचर एंड ब्यूटी, नेचर और ब्यूटी के बारे में भी वो लोग बहुत लिखते थे। जैसे कि दे लाइक डिस्क्राइबिंग नेचर लाइक फ्लावर्स, ट्रीज, लैंडस्केप्स, मेकिंग देयर पोएम्स कलरफुल एंड विविड। एक्सप्लोरेशंस ऑफ इमोशंस, पोएट एक्सप्लोर डीप इमोशंस सच एज लव, jealousy, sadness, making their poetry relatable and heartfelt। ठीक है, सोनेट सीक्वेंस। अब सोनेट सीक्वेंस क्या यूज होता था, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि 14 लाइन पोएम को हम लोग सोनेट कहते हैं, often organized in sequences where each sonnets build upon a theme of a story। ठीक है, इसमें जो each sonnet रहेगा वो एक स्टोरी के थीम के ऊपर रहेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, रिच लैंग्वेज। ठीक है, रिच लैंग्वेज। Elizabethan poetry used rich and fancy language with lots of metaphors, similes, imagery to create vivid picture in the reader's mind। देखो guys, एलिजाबेथन पोएट्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा फैंसी और रिच लैंग्वेज यूज करते थे। अगर आप शेक्सपियर की कोई सोनेट पढ़ रहे हो तो फिर आप लोगों को उसमें बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे टिपिकल ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कि शेक्सपियर ने खुद ने इन्वेंट कर रखे हैं। ठीक है, तो एलिजाबेथन पोएट्स क्या करते थे, वो लोग बहुत फैंसी लैंग्वेज यूज करते थे, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते थे, जैसे कि मेटाफर्स, सिमिलीज, इमेजरी, जिससे कि वो रीडर के माइंड में जो वो लिख रहे हैं वो चीज को वो रीडर के माइंड में पैदा कर सके। जैसे कि मैंने एक पोयम लिखी है कि चारों तरफ फूलों की बौछार हो रही है एंड बारिश बहुत खूबसूरत हो रही है, नदी की जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा साफ है, ऐसी साफ है कि मुझे उसमें अपना चेहरा तक दिख रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में वो चीज इमेजिन हुई होगी। ठीक है, तो एलिजाबेथन पोएट्स क्या करते थे, वो लोग भी कुछ ऐसे ही लिखते थे कि जो रीडर्स है वो अपने माइंड में उस चीज को इमेजिन कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस। अब वो लोग हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल रेफरेंस को भी उठाकर अपने पोएट्री में चिपकाते थे। जैसे कि दे ऑफन रेफर टू हिस्ट्री एंड मिथ्स। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे मिथ्स जो है वो पढ़े हैं, जैसे कि ग्रीक गॉड्स के बारे में, कि ये गॉड जो है जैसे क्यूपिड है, वो गॉड ऑफ लव हम लोग उसको बोलते हैं, जो एक बच्चा रहता है जो हाथ में तीर लिए रहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर उसका तीर किसी को लग गया तो वो प्यार में दूसरे के पागल हो जाता है, ऐसा हम लोगों ने बहुत सुना है ना। तो वैसे ही पोएट्स क्या करते थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस को उठाते थे और अपने पोएट्री में चिपकाते थे। ठीक है, ह्यूमर एंड सटायर। ह्यूमर और सटायर, सटायर क्या होता है, किसी पर तंज कसना,
बिना उसका नाम लिए किसी पर तंज कसना। अगर आप कहीं अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो फिर आप एक स्टोरी लगा देते हो कि लोग खफा हैं, ऐसा वैसा करके कुछ भी, ठीक है। तो फिर आप लोग उन पर तंज कस रहे हो, इसको हम लोग सटायर कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करते थे, पोएट्स भी सटायर क्रिएट करते थे टू मेक फन ऑफ society, politics and people's behavior, adding a light hearted touch to their works। अब वो लोग लाइट हार्टेड टच यूज करते थे, ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा हार्श लैंग्वेज में बोलते थे कि ये बहुत खराब इंसान है, ऐसा वैसा करके नहीं। वो लोग एक सॉफ्ट टोन में दूसरे का के बारे में बोलते थे जो वो लोग रियलिटी फेस कर रहे होते थे, ठीक है। अब वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, बहुत सारी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स तभी थी, डिफरेंट वैरायटी फॉर्म्स इंक्लूडिंग सोनेट्स, बैलेट, सॉन्ग्स, शोकेसिंग देयर क्रिएटिविटी एंड वर्सेटिलिटी, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत सारी फॉर्म्स आई, जैसे कि सोनेट्स, बैलेट्स, सॉन्ग्स, और और भी बहुत तरह की पोएट्री उस टाइम पे फ्लरिश हुई, जिससे हम लोग को उनका क्रिएटिविटी दिखता है, किनका, एलिजाबेथन पोएट्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब थीम्स, अगर हम लोग यहाँ थीम्स की बात करें तो मेन थीम्स क्या क्या था। मेनी पोएम्स डिपिक्टेड लाइफ एट द रॉयल कोर्ट्स, बहुत सारे जो पोएम था वो किसके ऊपर डिपिक्टेड था, रॉयल कोर्ट्स के, रॉयल कोर्ट के ऊपर, ठीक है। विद इट्स ग्रैंडियर, रोमांस, इंटरव्यूज रिफ्लेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द नोबिलिटी एंड एरिस्टोक्रेसी। उस टाइम पे क्या था ना, उस टाइम पे जो पोएट थे वो काफी ज्यादा क्वीन एलिजाबेथ को काफी ज्यादा खुश करने के लिए वो लोग कोर्ट के बारे में, रॉयल कोर्ट के बारे में, अगर हम लोग ऐसे देखें तो एडमंड स्पेंसर का एक वर्क है फेरी क्वीन, ठीक है, उसमें उन्होंने एलिजाबेथ को प्रेज किया है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जो राइटर्स थे वो भी क्वीन एलिजाबेथ को इम्प्रेस करने के लिए उनके बारे में, रॉयल कोर्ट के बारे में लिखते थे, ठीक है। एम्फेसिस ऑन म्यूजिक एंड रिदम, poets paid attention to the musicality of their verses, using rhyme, rhythm, meter to create pleasing sound that add to the beauty of the poetry। अब जो poets क्या करते थे, उन्होंने म्यूजिक और रिदम पे ज्यादा फोकस किया। जैसे कि अगर मैं कोई पोएट्री लिख लूं और वो राइम नहीं कर रही तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा जब तक वो राइम ना करे। तो इस चीज को एलिजाबेथन पोएट्स ने पकड़ लिया था और वो लोग म्यूजिक और रिदम पे बहुत फोकस करते थे, ठीक है। ओवरऑल एलिजाबेथन पोएट्री इज नोन फॉर इट्स पैशन, ब्यूटी एंड वैरायटी, कैप्चरिंग द स्पिरिट ऑफ रेनेसा एरा इन इंग्लैंड। तो एलिजाबेथन पोएट्री क्या था, अपने पैशन, ब्यूटी, वैरायटी ऑफ कैप्चरिंग स्पिरिट ऑफ रेनेसा एरा के लिए वो जाना जाता था, ठीक है। अपनी पैशन के लिए, ब्यूटी के लिए, अपने जुनून के लिए एलिजाबेथन पोएट्री को लोग सराहते थे, बहुत मानते थे, और एलिजाबेथन पोएट्री इसी से जानी जाती थी। नेक्स्ट, अब जो है वो फेमस राइटर्स कौन कौन थे एलिजाबेथन एज के, तो सबसे बड़ा नाम यहाँ आता है हमारे शेक्सपियर महाराज का, ठीक है। नोन प्राइमरली एज प्ले राइट, वो एक प्ले राइट थे। प्ले राइट हम लोग उसको कहते हैं गाइस जो कि प्लेज लिखते हैं, ठीक है। और उन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें कि मैंने आप लोग को पहला एग्जांपल दिया, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में। इज अमोंग द सेलिब्रेटेड इन इंग्लिश लिटरेचर एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव। अब इनका थीम था लव, टाइम, ब्यूटी एंड मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी का मतलब हुआ यहाँ पे क्या होता है, बताना कमेंट में। एडमंड स्पेंसर, स्पेंसर इज रिनोन फॉर हिज एपिक पोएम द फेरी क्वीन। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया फेरी क्वीन किसके ऊपर डेडिकेटेड थी, एलिजाबेथ के ऊपर। बट ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू एलिजाबेथन पोएट्री विथ हिज सोनेट सीक्वेंस सच एज एमोरिटी, मैंने आप लोग को प्रीवियस बताया, एंड पेस्टोरल पोएट्री। पेस्टोरल पोएट्री क्या होती है गाइस, पेस्टोरल का मतलब होता है देहाती, ठीक है। तो पेस्टोरल पोएट्री वैसी पोएट्री होती है जिसमें कि थीम्स हो विलेज का, विलेज लैंग्वेज का। जैसे कि हम लोग अगर किसी शहर में जाते हैं या हम लोग अपने गांव जाते हैं तो वहाँ का सीन बहुत अलग होता है, वहाँ की बोली चाली बहुत अलग होती है। तो स्पेंसर का जो थीम रहता था वो था पेस्टोरल, ठीक है। पेस्टोरल थीम पे वो पेस्टोरल पोएट्री लिखते थे। सर फिलिप सिडनी, अब सिडनी का वर्क है क्या है, इंक्लूड सोनेट सीक्वेंस, एस्ट्रोफेल एंड स्टीला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ फिलिप सिडनी, लिख लेना इसको। which is considered one of the finest example of Elizabethan poetry, ठीक है। अब इसको finest example बोला जाता है Elizabethan poetry का।
ही ऑल्सो रोट क्रिटिकल एसेज ऑन पोएट्री एंड लिटरेचर। वो जो थे वो क्रिटिकल एसेज लिखते थे और पोएट्री भी लिखते थे लिटरेचर में। अब हमारे चौथे राइटर जो है वो है क्रिस्टोफर मार्लो। आप लोगों ने इनके बारे में सुना ही होगा। इनका एक फेमस वर्क है डॉक्टर फॉस्टर्स करके, ठीक है। तो अभी इनका हम लोग पोयम के बारे में जाने तो ये इनका पोयम है। इनका जो लिरिकल वर्क है वो है द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। ये एक एग्जाम्पल है पेस्टोरल ट्रेडिशन ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री का, ठीक है। फिर थॉमस वाइट। White is credited with introducing the sonnet form to the English literature। ये वो है जिन्होंने सोनेट फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। अभी तक हम लोग सोनेट 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 बहुत पढ़े थे, तो सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया? थॉमस वाइट ने। इसको भी लिख लेना। हेनरी हावर्ड और अर्ल ऑफ सरे। हेनरी हावर्ड को हम लोग अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये कौन थे? ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ थॉमस वाइट। ये थॉमस वाइट के साथी थे एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। और इन्होंने इंग्लिश की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस द इंग्लिश फॉर्म ऑफ सोनेट विच लेटर बिकेम पॉपुलराइज्ड बाय शेक्सपियर। अब हम लोग ने शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में जाना था, है ना। तो फिर इन्होंने वही इंग्लिश फॉर्म ऑफ सोनेट, जो इंग्लिश सोनेट को है, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंग्लिश सोनेट है उसका कोई पार्टिकुलर नेम हम लोग को नहीं पता है, बट यहाँ पे अगर मेंशन है हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे ने उसे इंट्रोड्यूस किया है, मतलब हम लोग उन्हीं का नाम लिखेंगे अगर कहीं भी बात आए कि हु इन्वेंटेड द इंग्लिश सोनेट। और फिर इन्होंने इन्वेंट किया, शेक्सपियर ने उसको ये फेमस किया, जिसकी वजह से आज हम लोग इसका नाम शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस आप लोग इसको नोट कर लेना प्लीज, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट जो हमारे हैं वो है जॉन डन, द ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। ये अपनी बेतुकी पोएट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। और मेटाफिजिकल पोएट ये लोग क्या थे ना, ये लोग कुछ भी लिख देते थे, मतलब कि कुछ भी। इन्होंने अपने पोएट्री में ना लवर को, जो हम लोग कॉम्पस यूज करते हैं ना ज्योमेट्री बनाने के लिए, वो चीज को इन्होंने टू लवर से कंपेयर किया। अब बताओ भला कोई कंपस लवर कैसे हो सकता है ना। Though he is more commonly associated with the metaphysical poetry of the Jacobean period, Donne's early work also reflected Elizabethan poetic conventions। देखो डन की जो पहले जो उनके जो अर्ली वर्क्स है वो एलिजाबेथन पोएट्री के ऊपर था, ठीक है। His love poems and religious words demonstrate his mastery language and imagery। अब उनका जो लव पोयम और रिलीजियस वर्ड्स जो है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? उनका लैंग्वेज और उनकी इमेजरी का मास्टरी। थॉमस नैश। Nash was a prolific Elizabethan writer known for his satirical works and lively prose. His poetic output includes satirical and humorous pieces that often insights into the social and political climate of the time। देखो थॉमस नैश क्या थे? थॉमस नैश भी एक प्रोलिफिक राइटर थे एलिजाबेथन पीरियड के। ये अपने सटायरिकल वर्क से जाने जाते थे और अपने प्रोज के लिए जाने जाते थे, ठीक है। और उनका जो मेन अटैक रहता था वो किस पे रहता था? वो सोशल इश्यूज पे रहता था, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर रहता था, ठीक है। तो ये जो आर्ट राइटर है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट राइटर है। मैंने इन राइटर्स को के बारे में बहुत स्टडी करके यहाँ पे एक छोटा छोटा नोट आप लोगों के सामने रखा है। तो प्लीज आप लोग इसके बारे में स्टडी कर लेना, नोट कर लेना। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग महंगे महंगे ट्यूशंस पढ़ोगे, महंगे महंगे बैचेस लोगे, वहां पे भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, वहां पे भी ऐसे ही नोट्स मिलेगा। बस फर्क ये रहेगा कि वहां पे पैसे लगेंगे और यहाँ पे आप लोग का 1 रुपया तक नहीं लग रहा है। लग रहा है तो क्या, बस आपका छोटा सा एफर्ट और छोटा सा क्लिक, जो कि आप लोग सब्सक्राइब करके कर सकते हो। और आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस को कोई पसंद नहीं कर रहा है। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना, एटलीस्ट किसी ना किसी को आपके एक सब्सक्राइब से खुशी तो मिलेगी। तो गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है।
एंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर मुझसे कहीं पे भी कोई भी गलती हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी। और बस पढ़ो लिखो अच्छे से, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग का सिलेबस इसी तरह इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए ठीक है, बाय। होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर वीडियो समझ में ना आई हो तो प्लीज़ 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 दोबारा से देख लो। बाय बाय बाय।